और डॉट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको उनके सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। आपकी सुटेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जब एलिजिबल होगे किसी चीज के लिए, आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ऐसा होता है, और मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि रात को नींद नहीं आती है। एकदम से आपको लगता है कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव गोल्स एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और फेलियर कितनी बड़ी चीज़ होती है ना ज़िंदगी की। मतलब जब हमारी लाइफ में फेलियर्स आते हैं, चलो एक आया दो आया, बट अगर आपकी लाइफ में 16 एक्सपीरियंस आए, मतलब 16 बार आप फेल हो जाओ और उसके बाद भी अपने आप को स्ट्रेंथ बना के रखना, अपने अंदर स्ट्रेंथ बना के रखना और ये चीज़ का जज्बा रखना कि मैं जीतूंगा। तो कुछ लोग एग्जाम्पल होते हैं परसिस्टेंस की, लगातार दृढ़ रह के हर रोज मेहनत करने की कुछ लोग एग्जाम्पल होते हैं। और आज वैसे ही एग्जाम्पल को आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, जिनका नाम है शिवम शर्मा। आज वो ONGC में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम कर रहे हैं। एंड रियली मैं बता रहा हूँ, आज आपको उनकी स्टोरी से बहुत सारी इंस्पिरेशनल और जिसके अंदर लाइफ लर्निंग्स मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरा जो भी आप लर्निंग्स लेना चाहते हैं इस वीडियो से, और लेने की कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम लर्निंग इस वीडियो से, बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का अपने प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, और इट्स रियली अ प्रिविलेज कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आज आपने हमें मौका दिया है कि आप हम मैं हमसे आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकें। और लाइक मुझे मुझे जितना मैंने आपसे डिस्कस किया है, एंड आई रियली थिंक दैट कि मतलब बहुत ही बच्चों को हेल्प करने वाला है आज की ये क्लास। तो सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछना चाहूंगा कि लाइक जब आपने मुझे बताया था कि आपकी लाइफ में 16 फेलियर्स आए थे कंटिन्यूस, मतलब आफ्टर, वो भी आफ्टर कॉलेज, मतलब आफ्टर कॉलेज ही सब बच्चे जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उस समय आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया और कैसी सिचुएशन चल रही थी उस समय, फैमिली प्रेशर कैसा था उस समय आपके ऊपर? बिफोर गोइंग, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ जो ने आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू अमरजीत सिंह। और जनरली आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं जो कि के लोगों को लिए बहुत ज़रूरत है, उनको इनकरेज करने के लिए। और आपकी मैंने वीडियोस काफ़ी देखी हुई है पहले से भी, और आपने जो एक मुहिम मतलब कि जो चालू स्टार्ट किया है ना, वो काफ़ी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। तो मुझे लगता है कि फेलियर सबके लाइफ में आते हैं, और बस हमको कैसे उसमें एक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। जनरली आपका अगर जब हम्म। एकेडमिक अच्छा हो, आपका जनरली आपकी स्टडी काफ़ी हो, और जब आपको फेलियर आए तो आप मतलब अपने आप को संभाल पाते हैं। तो बड़ा ही हम्म। दिक्कत तब आता है, फेलियर आएंगे और आपको डिप्रेस करेंगे। आपको कैसे उनसे बचना है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो मेरी लाइफ में ही, हम्म। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, तो 16 फेलियर यानी कि एक के बाद एक। क्योंकि आप जब एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आप डिग्री लेते हैं, एनआईटी से, मैं एनआईटी भोपाल से पास आउट हूँ मैं। तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपके घर वालों की, आपके फ्रेंड्स की और आपके समाज वालों की होने लगती है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और आप अच्छा ही एक करेंगे लाइफ में। तो हम्म। आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन है, और आप अपना दर्द किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है। और आपके पास हम्म। फेलियर इसीलिए आ रहा है क्योंकि आप उनको स्टेबल नहीं रख पा रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि फेलियर एक आपका स्टेप है। आप उनसे बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उस उन्हीं दौरान मेरे लाइफ में भी काफ़ी फेलियर्स आए, तो 2 साल के बीच में। और वो फेलियर भी ऐसे थे कि जहाँ पर नहीं, कभी कभी कि चलो काश थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मेहनत की, थोड़ा सा और वर्क किया होता तो मैं यहाँ पर कर जाता। लेकिन वो बाद में रियलाइज होता। तो एक्चुअली ये सब डॉट्स होते हैं, और डॉट्स को कंप्लीट करने के लिए आपको उनके सारे एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं। आपकी सुटेबिलिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप जब एलिजिबल होगा किसी चीज के लिए, आपको वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। उसके लिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक्शन किस यहाँ से लेके वहां तक 16 एग्जाम को पास करेगा, कैसा आपका आपकी स्टेबिलिटी है वो इम्पोर्टेंट। तो मेरे इन एग्जामों में मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट था। मतलब मेरे फादर का, मेरी मदर का और मेरी सिस्टर्स बदन लोगों का काफी सपोर्ट था। तो आपके लिए वो, अगर वो बैकबोन है, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। यानी कि एक अगर छोटा बच्चा होता है ना, अगर वो मार्केट जा रहा है और उसको कुछ नहीं पता होता है, तो वो जानता है कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा होगा तो मेरे फादर संभाल लेंगे। हम्म। मतलब उसको अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी कि कभी ना कभी वो टेक केयर कर लेंगे। तो ऐसे ही अपने ऊपर किसी न किसी को रखना चाहिए, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा फ्रेंड हो, चाहे वो गॉड हो। किसी को भी हमको रखना चाहिए, जिससे कम से कम वो फियर खत्म हो जाता है कि चलो अगर आगे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो मेरी फैमिली मेरे साथ है।
और जब फैमिली साथ है तो वो क्यों नहीं होगा। तो मेरे लिए उस घर का और परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। हम्म। बट सर हम आप लाइक आपने मुझे बताया था कि आप 1 साल तक अपने पापा से मतलब घर वालों से पैसे मांगने में आपको थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा था कि मैं उनसे पैसे कैसे मांगू, क्योंकि मैं लगातार फेल हो रहा हूँ। तो मतलब अगर आप थोड़ी सी जर्नी को डिफाइन करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे आपके साथ। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे राइट राइट बच्चे राइट राइट। लगातार हाँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं, फेल पे फेल हो रहे हैं, और पेरेंट्स समटाइम्स सपोर्टिव नहीं होते हैं, बिकॉज हर एक फैमिली एक जैसी नहीं है पेरेंट्स। तो ऐसा आप को मतलब स्ट्रेंथ दे रहा था। हाँ। जैसे कि बीइंग ओनली सन इन माय फैमिली दैट आई हैव मैनी रिस्पांसिबिलिटीज। मतलब मेरे घर में बाकी काफी बड़े लोग भी हैं मेरे से, और मैं ही अकेला लड़का हूँ उनका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उसी तरह से आपको भी लगता है कि यार एक समय के बाद जब आप कॉलेज के पास ड्रॉप लेते हैं, स्टडी करते हैं, तो लगता है कि एक साल तक तो ठीक है बात, क्योंकि फैमिली की फाइनेंशियली बैकअप होना हम्म जरूरी है। और आपको फिर लगता है कि यार आप 22-23 ईयर्स के हो गए हैं और आपको अर्न करना चाहिए, और आपको फैमिली माने थोड़ा हिचकिचाहट होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि मेरे फादर ने आज तक मतलब कभी भी कुछ प्रॉब्लम घर पर हो वो मुझसे डिस्कस नहीं की, और मेरे मांगने से पहले उन्होंने मेरे अकाउंट में डाल दिए। और मुझे लगता था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं लोग उनको बोलते थे, भी कॉल करते थे कि कितना डालना है, तो कहते नहीं नहीं मेरे पास है, काफी है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे अपने जो एक्सपेंडिचर थे वो कम करने पड़े, और मुझे संभालना पड़ा अपने आप को भी कि मुझे उनको कम रखकर उतनी काम भी चलाना है और आगे भी बढ़ना है। तो उनका योगदान था उन चीजों के बीच में। हम्म। मतलब मैं एक्चुअली बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि लाइक ये मतलब जो आप उस समय ऐसे सोच रहे थे कि लाइक मुझे कम पैसे में करना चाहिए, या फिर मतलब होता ना, जैसे रिसेंटली मेरे पास एक स्टूडेंट का केस आया था। तो वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे, मतलब वो अपने हॉस्टल में रह रहे थे, तो वो काफी डिप्रेस्ड हो गए थे। और मैंने जब उनसे मेरे से आई थिंक 1-2 घंटा उन्होंने बात करी थी, पूरे पूरे स्टोरी बताई, और वो रात को सो नहीं पाते थे। उनको मतलब रात को सोना बंद कर दिया था उन्होंने, और वो बहुत फ्लिकरिंग और परेशान रहने लग गए थे उनको। मतलब वो ऐसा बोलते थे कि उनको चीजें भूलने लग गई हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो मुझे पता चला कि वो अब किसी के साथ डिस्कस नहीं कर रहे, मतलब वो अपने पेरेंट्स को उन्होंने बोलना बंद कर दिया कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में। वो परेशान है, वो भी सेम जॉब के लिए परेशान थे कि करंट सिनेरियो में जॉब के लिए परेशान है। और उन्होंने दोस्तों से बात करना है बंद कर दिया, और लाइक किसी के साथ मतलब वो फ्रस्ट्रेशन को जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि आप उस समय जो फ्रस्ट्रेशन थी आप किन के साथ शेयर करते थे? अगर आप फैमिली के साथ, जैसे आप फैमिली की तरफ से तो आप पैसे भी नहीं मांग रहे हो, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, तो आप उस समय फ्रस्ट्रेशन किसके साथ शेयर करते थे? हाँ, जैसे कि आपने उस दोस्त को बताया, बिल्कुल ऐसा होता है, और मेरे साथ भी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है कि रात को नींद नहीं आती है। एकदम से आपको लगता है कि आप कर क्या रहे हो क्या रहा है और चल क्या रहा है लाइफ में। लेकिन कहीं ना हम्म कहीं हमारे अंदर एक चीज होती है जिसको हम चाहते हैं कि शेयर करें। मतलब आपकी बॉन्डिंग किसके साथ अच्छी स्ट्रांग है, तो वो मेरे फादर थे। मतलब हम लोग मतलब मेरा क्या सीन था कि मैं हर बार रात को उनके साथ वीडियो कॉल तो होना था घर पर, सबसे बात करनी थी। तो मेरा क्या स्ट्रेस हुआ दिन भर में क्या किया, वो ना छोड़कर हम लोग वो 5 या 10 मिनट कम से कम अच्छी बातें करते थे। वो मुझे कभी नहीं बोलते थे कि नहीं नहीं तुम्हें एग्जाम के लिए क्रैक करना है, ये करना है, जल्दी करो या जॉब लेनी है। वो मुझे इतना मतलब कि मेंटली इतना स्ट्रांग रखते थे कि आप तुम करो बस हम तुम्हारे साथ में। और हम्म कुछ भी बात हो छोटी सी, क्या एग्जाम है इसमें, ये मैंने कभी इनको झूठ भी नहीं बोला कि मेरा एग्जाम है यहाँ पर फेल हो गया यहाँ पे, वो कभी भी निराश भी नहीं हुए और निराश ना होने भी दिए। कि जब हम्म आप किसी एग्जाम में बहुत ही कम मार्जिन नंबर से आप फेल होते हैं और कुछ भी होते हैं, तो आपको बहुत ही निराशा मिलती है और आप वो बता नहीं पाते, अंदर ही रखा रहता है कि मैं क्या करूं। अगर फैमिली को बताऊंगा तो वो मेरे पर डांटेगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। दोस्त अगर मेरे पास के हैं, क्या पता वो हंसेंगे, जज भी करने लगेंगे, क्योंकि मेरे ऐसे मेरे साथ के दोस्त भी थे काफी, तो वो भी अच्छी जगह पे पोस्ट हो गए थे। तो बताऊं तो बताऊं कहीं किसको बताऊं। तो हम्म वो उस चीज में फैमिली के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मतलब फैमिली को कहीं ना कहीं आपको जोड़ना पड़ेगा। वो वैसी फैमिली ऐसी चीज है ना कि आपको कहीं ना कहीं आपको रिलेटिव फील करेगी। वो आपको स्टार्टिंग हम्म में डांटेगी, वो नारियल की तरह होगी एकदम से, जब आप बाहर से कठोर और अंदर से नरम। आपको पहले लगेगा कि यार ये तो डांटने वाले हैं फादर मेरे को, और ऐसा ऐसा करेंगे सुनाएंगे और ये, लेकिन एक्चुअली वो आपको केयर करते हैं, वो जानते हैं हमारा बेटा कैसा है,
और वो आपके लिए जितना अच्छा आप उनसे खुलकर बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, सबसे बेस्ट वही रहता है। तो मेरे लिए यही रहा कि मैं अपने फादर के साथ बहुत ही करीब था, और मैं उनको सारी परेशानियां, सारी चीज़ें और सारी जो भी उलझनें बीच में आती थी, मैं उनसे डिस्कस करता था और उनसे सजेशन लेता था। तो वो खुद स्ट्रेस लेते थे, लेकिन मुझे कभी स्ट्रेस नहीं होने देते थे। तो ये हम्म सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं अपने आप को मोटिवेट रख पाया जब जर्नी खत्म था। हम्म। तो सर इसके ऊपर मतलब आपका एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि लाइक मेरे पास एक और केस आया था जिसमें उसके पापा जो थे वो एक टीचर हैं, और ऐसा नहीं, हम्म, पापा आई थिंक बहुत ही बड़े कॉलेज में प्रोफेसर हैं और उनकी मम्मी किसी हम्म, स्कूल कॉलेज में टीचर हैं। मतलब बोथ पेरेंट्स हम्म, आर एट द गुड पोजीशन। बट वो बच्चा इतना परेशान था, इतना फ्लिकर था, मतलब वो अपने दोस्तों को देख के भागने लग जाता था। मतलब इतना परेशान बच्चा। और उसने अपने माइंड में एक बिलीव बनाया होता है कि उसको मतलब लाइक एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी हार्ट बीट रुकने लग जाती है, ऐसा उसने एक बिलीव बना लिया था अपने माइंड में। तो मैं तो एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाह रहा हूँ कि लाइक हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुनेंगे। तो इस केस में आप क्या करना चाहेंगे? मैं जनरल पॉइंट जानना चाह रहा हूँ आपका, कि जो बच्चे सोचते हैं ना कि तो हमारे पेरेंट्स हमारी नहीं सुनेंगे, अरे पेरेंट्स तो बेकार है, हमारी नहीं सुनते, वो हमसे प्यार ही नहीं करते। तो इस वो बारे में थोड़ा सा आपका क्या डिपेंड भी कहना है? कर वो थोड़ा डिपेंड भी कर सकता है पेरेंट्स टू पेरेंट्स। जैसे कि आपने जो मुझे केस बताया कि फादर मदर अच्छी जॉब में हैं, और दिक्कत क्या होती है कि जब आपकी फैमिली बहुत अच्छी सपोर्टिव, मतलब कि आपका जो बैकअप है बहुत अच्छा है, मतलब फैमिली का बैकअप, यानी कि वो काफ़ी क्वालिफाइड है, काफ़ी अच्छी जॉब पर है। और देखा नहीं आपने कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो चाहते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स हम्म चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर्स बने। तो वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। वो एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, वो बर्डन होता है। जैसे कि एक हम्म थ्री इडियट्स मूवी में जो राजू था ना, तो उसके पास इतनी भी परेशानी के लिए अंगूठी पहनी थी उसने कि बहन की शादी है, माँ का इलाज है और फैमिली है। तो जैसे हम्म ही वो चीज़ें बढ़ेंगी, उसके लिए डर बढ़ जाएगा कि मेरी फैमिली हम्म तो आईएएस से बिलोंग करती है और वो मेरे को आईएएस बनना देखना चाहते हैं, वो मेरा रियल हम्म, टैलेंट तो जानते ही नहीं है। तो वहाँ कहीं ना कहीं इनके बीच में दूरियां बन जाती हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। फैमिली ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगती है आपसे। और मुझे लगता है कि बहुत सारी, लगभग मैक्सिमम फैमिली जो होती है आपको समझती हैं। हम्म वो इवन क्वालिफाइड भी नहीं होंगे ना, वो आपको समझेंगे, जानते हैं आपको, वो जानते हैं, उनको ज़्यादा फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहेंगे आपसे, आप उनको अच्छे से कन्विंस करोगे और वो आपकी बात को सुनेंगी, समझेंगे भी। तो मैं, अगर ऐसे केस में आता है, तो उनको एक अप्रोच करनी चाहिए, पहले से प्री डिसाइड नहीं करना चाहिए कि फैमिली ऐसे रेट करेगी। तो एक अप्रोच कर सकते हैं पॉजिटिव वे में, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो सुनेंगे। एग्जैक्टली exactly. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है ये चीज। मैंने समटाइम हम लोग अपने माइंड पे ट्रैप बना लेते हैं, हमें लगता है कि लाइक हम अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, पर मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छे से हमें कोई जानता है ना, तो वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। और कई बार हम ही उनके सामने एक रॉन्ग बिल्कुल। इमेज खड़ी करते हैं अपनी, उनके सामने कई बार हम अपने पेरेंट्स को दिखा देते हैं कि भैया हम तो बहुत ही तीस मार खाना है, हम तो कुछ भी कर लेंगे, बट एक्चुअली में रियल इमेज हमारी वो नहीं होती है। बट सर मैं एक और चीज, मेरा हम्म। डाउट था कि लाइक आप इतने अच्छे कॉलेज से पास आउट हुए, एनआईटी भोपाल से, तो डेफिनेटली आपके कॉलेज में बहुत सारी प्लेसमेंट्स आई होंगी, फिर आपने सडनली डिसाइड ही क्यों किया कि आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? वाई आपने प्राइवेट जॉब क्यों नहीं चूज की? अपने प्राइवेट जॉब भी तो आपको अच्छी खासी मिल सकती थी आपको। हाँ, वो बात सही है। आपको कुछ पहले से पता नहीं होता है। बोलते हैं ना कि आपका एकेडमिक का काफ़ी अच्छा होना। तो जनरली मैं थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट था अपने होम टाउन से भी। और लगभग एक इथोस होता है सबके माइंड में कि नहीं, मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब करेगा और अच्छा सा ऑफिसर बनेगा और करके दिखाएगा। जब मैंने ये चीज़ डिसाइड की, तो आप कॉलेज के प्लेसमेंट में ना जाना, उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि कहीं ना कहीं एकेडमिक अच्छा होने, फैमिली जब जानते थे कि आप, एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप एक अच्छा जॉब लोगे, आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे। और हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब के लिए एक प्राइड, एक अच्छा ही है। मतलब वो एक हम्म, प्राइवेट में हाई पैकेज वाले बच्चे को जज करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट में अगर वो क्लास 3 में भी होगा तो भी वो रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एक हमारे एक सामाजिक में मानसिकता बनी हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि दोनों एक अपने तौर पर दोनों एक समान है और दोनों का अपना एक महत्वता है। मेरा ना जाना उस प्लेसमेंट में एक ये रीज़न था कि मैं चाहता था कि मैं अपने स्किल्स को, अपने टेक्निकल स्किल्स को, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पास आउट किया है, मैं उसको आगे ले जाऊं और मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर उसको प्रेजेंट करने का मौका मिले। मुझे पीसफुल जॉब भी चाहिए कि जिसमें मैं अपने आप को कि लाइफ लॉन्ग तक विदाउट एनी डिस्टरबेंस, ना पॉलिटिकल डिस्टरबेंस या कोई जैसे कि
देखते हैं आप लोग जो होते हैं, कोई सिक्योरिटी वाला कोई रीजन ना हो, ऐसा कुछ ना हो, और अच्छा मैं फाइनेंशियल बैकअप कर पाऊँ और अपने आप एक रिस्पेक्ट भी गेन कर पाऊँ। तो मुझे सबसे हम्म। बेस्ट लगा पब्लिक सेक्टर का, कि पब्लिक सेक्टर इंडिया में जो महारत्ना नवरत्ना है, ऐसी रिकग्निशन कंपनी है जिसमें लाखों लोग चाहते हैं कि मैं इनमें जॉब करूँ। प्रेस्टिजियस हाई जॉब, हाई प्रोफाइल रहती है उनकी, और हम्म। आप उनमें अगर जॉब करते हैं तो एक आप में एक इंडिया नेशन के लिए प्राइड भी रहता है कि आप एज अ नेशन के साथ में काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट हम्म। जॉब का एक अलग ही एक प्राइड रहता है आपका करने का, और पीसफुल जाती है काफ़ी, क्योंकि आप वहाँ से पब्लिक से डील नहीं करते हैं। आप एक टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करते हैं अपनी, और टेक्निकल स्किल्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं जो आपने सीखा है कॉलेज में। तो मेरा वही मानना था। और लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हुआ उस चक्कर में, जैसे कि आपने बताया कि प्लेसमेंट आसानी से हो जाता था, मेरा भी मानना था कि आसानी से हो जाता, लेकिन बैठा नहीं, ये मेरी हम्म। गलती थी। ऐसा मैं सोचता था कि जब आप पास आउट हो जाते हैं तब आपको लगता है कि अब कंपटीशन मेरा बढ़ गया है। पहले 150 लोगों के साथ में कंपटीशन था, क्योंकि आपके क्लासेस के लोग हैं, आपके बैच के लोग हैं, बस वही कंपटीशन में है इंटरव्यू के लिए। लेकिन अब आपके कंपटीशन लाखों लोगों के साथ में हो गया है। मतलब हम्म। तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि यार मैंने काश जॉब कर ली होती प्राइवेट, तो काश मैं ऐसा कर रहा होता। लेकिन हम लोग दो चीज होती है, एक स्टार्टिंग में प्लेजर और पेन। अगर आपको इनिशियल प्लेजर मिल रहा है तो वो लॉन्ग टर्म में पेन देगा। तो एक साल जब निकल गया तो मुझे लगा कि नहीं, हाँ ठीक है, मतलब क्योंकि मेरे जो कुछ मित्र थे और जो कि जॉब कर रहे थे प्राइवेट में भी, और कुछ ऐसी जगह पे कर रहे थे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो वो आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई महत्वता नहीं है उनकी, क्योंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होकर आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो आप एक चीज स्किल सीख रहे होगे और अपने आप को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हो, तो वही आपको एकदम एकदम लेजी बना देगा। आप अपने आप हम्म। के आपके अपने टैलेंट को आप कभी निखा नहीं पाएंगे। और वो लड़के क्या कर रहे हैं कि अपना बॉन्ड खत्म होने के बाद रिजाइन करके दोबारा से प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं जॉब्स के लिए, बैंकिंग जॉब्स के लिए और पीएससी जॉब्स के लिए। तो मैंने कहा अगर जब करना ही पीएससी जॉब्स था, जब आपको जाने टेक्निकल में, तो वो जॉब क्यों ली आपने, इंस्टेंट प्लेजर क्यों लिया, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पेन था वो। तब मैंने हम्म। डिसाइड किया, मैंने थोड़ा सा लेट डिसाइड किया। मैंने फाइनल ईयर में स्टार्ट की थी स्टडी, मैंने गेट के लिए मैंने तैयारी स्टार्ट की मैंने। और गेट ही ऐसा कंपटीशन एग्जाम था कि जहाँ पर आपको इन पीएसयूज में डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आती है आपके गेट के स्कोर पर, आप ऑल इंडिया रैंक पर। और वो काफ़ी सही था, मतलब कि आपको थोड़ा सा रिस्क तो रहता है गेट में, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम बहुत थोड़ा तो नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ही रिस्क है, क्योंकि आपको लैक्स ऑफ पीपल, लाइक इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लगभग 1.5 से 2 लाख करके एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं। और हम्म। पूरे ओवरऑल इंडिया में मोर देन 500 700 सीट्स होती है। तो ये बहुत ओके। ही कम परसेंटेज होता है कि आपका सिलेक्शन होने का। तो मेरा मानना था कि मैं अगर 1 साल या 2 साल अच्छे से प्रिपरेशन करूं तो मैं ये चीज़ कर सकता हूं, मुझे अपने को विश्वास था। तो उसी चक्कर में मैंने उन प्लेसमेंट में नहीं गया, और मैं सोचा कि अगर मुझे जॉब करनी है तो मैं फोकस रहूंगा। और फाइनल ईयर में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी गेट की। हम्म। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आपको ये चीज फर्स्ट ईयर में ही क्लियर होती, जैसे मान लीजिए आप जब फर्स्ट ईयर में थे, और अगर तभी से आपको ये क्लियर होता कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी जाना है, तो अगर आप तब से तैयारी करना शुरू करते तो ऐसा नहीं होता? मतलब लाइक जस्ट जनरल क्वेश्चन है कि अगर वैसे जनरली बीटेक में तो कोई इतना एग्जाम्स में इतना कोई जोर, मतलब इतना पावर नहीं लगाते बच्चे एग्जाम्स देने में, तो क्या साइड वाइज पहले से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता अपने आप को गवर्नमेंट या प्राइवेट के लिए फर्स्ट ईयर से ही? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। एक्चुअली अमरजीत जी, मीडियम जो हम लोगों के पास में होते हैं, जैसे कि आपने अभी इनिशिएटिव लिया है, तो आप एक एग्जांपल या आप एक बना बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपको सीढ़ी चढ़नी है, ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट होता है और इस तरीके से आप इस चीज़ को ले सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में हम्म। आपको कुछ नहीं पता होता है। फर्स्ट ईयर में आप हम्म। बस सो कॉल्ड इंजीनियर होते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता कि आपकी जॉब क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है, आपका एक्चुअल में हुनर क्या है, आपका आप नहीं जानते हैं। लेकिन वो चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ में आती रहती हैं। लेकिन जितना जल्दी आप समझ जाते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, सीनियर होते हैं। तो मेरे कुछ सीनियर थे, उनका भी मुझे गाइडेंस मिला। लेकिन थोड़ा सा मैं लेट रहा, क्योंकि मैंने सबको ऑब्जर्व किया, यूपीएससी को भी देखा, एसएससी को भी देखा, बैंकिंग जॉब को भी देखा, सबको मैंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से कहाँ पर क्या एग्जाम होता है, किस तरह का। जनरली अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसको सब कुछ चीज़ एनालाइज करनी चाहिए कि मेरा क्या स्ट्रांग है, मुझे कहाँ अच्छा मैं कर सकता हूँ, और सारे एग्जाम को एनालाइज करना चाहिए, फिर सेलेक्ट करना चाहिए कि क्या करना है। और सबसे बड़ी बात अमर जी ये है कि आपको एक गोल फिक्स करना ही पड़ेगा।
अदरवाइज आप इस साल गेट देंगे, अगले साल एसएससी देंगे, आपका फिर दोनों में कहीं आप कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए था, क्योंकि आप फोकस नहीं हो हम्म। पा रहे हैं। तो अगर मैं फाइनल ईयर में फोकस था तो मुझे 1-2 साल लगना ही था, क्योंकि मैं एक तो लेट हुआ था, तो मुझे ड्रॉप लेने का इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि वो क्लियर नहीं होती है। आपको एक साल खुद से आपको एक तैयारी करनी पड़ती है और आपको सेल्फ प्रिपेयर भी अच्छे से करना पड़ता है, तब आप उसमें परफॉर्म कर पाते हैं। तो वही मेरे साथ में हम्म। हुआ कि मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई ऐसा गाइडेंस नहीं मिल पाया, मिला लेकिन लेट मिला मुझे। लेकिन तब मैं चीज़ों को समझ पाया और मैंने फोकस किया उस चीज़ को लेके कि अगर उसके बाद मैंने अपना गोल भी मैंने चेंज नहीं किया, अगर मुझे फेलियर मिलता भी है। और जो आप 16 एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसमें लगभग 10-11 एग्जाम ऐसे होंगे जिसमें मैं लगभग 1 या 2 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन, चाहे वो MPPSC हो, चाहे वो AEMP KBCL हो, चाहे वो रेलवेज का हो, PSUs का हो, तो कहीं ना कहीं मैं 1 या 2 मार्क्स है। तो मुझे लग रहा था कि हाँ, यहाँ पर मैं किया हूँ तो एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। लेकिन लगता है ना कि काश यहाँ हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन वो आपको हम्म। बाद में पता पड़ता है कि आपकी उपलब्धता कहाँ पर अच्छी है। आपको स्टार्टिंग में लगता है कि चलो काश यहाँ हो जाता तो कितना अच्छा होता, मैं भी सेट हो जाता। लेकिन जब यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि यार काश वहाँ होता तो यार मैं तो फंस जाता। तो आप हम्म। नहीं जानते कि आपकी आगे क्या आपका सोच बनेगी और क्या आपकी विविधता साबित होगी। बस आप एक्सपीरियंस लेते हो, उन चीज़ों से आप डिसाइड करते हो। लेकिन आपकी लाइफ में गोल का निर्धारित होना बहुत जरूरी है। आपका गोल फिक्स होना चाहिए और गोल से आपको चेंज नहीं करना है, चाहे उसमें फेलियर कितना भी आए। तो जो मेरे 16 एग्जाम की फेलियर की जर्नी रही है, तो मेरा गोल एक ही था, टेक्निकल एग्जाम क्लियर करना है। गेट के साथ में जो भी टेक्निकल एग्जाम थे वही देना था मेरा, और मैं गेट के लिए ही फोकस था। सारे एग्जाम साथ में आते रहते थे लेकिन गेट मेरे लिए प्राइम। ओके। तो सर थोड़ा तैयारी के बारे में बताएंगे, मतलब जब आप 1 साल तक फेल होते रहे, मतलब आप एकदम इतने फेलियर आए, उसके बाद आपने तैयारी में क्या चेंजेस लाए आपने अपनी तैयारी में, कि जो मतलब मेरे को ऐसा लगता है स्टिल 2 साल बहुत जल्दी हो गए, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कईयों के तो 3-4 साल लग जाते हैं, मतलब अब बेचारे अभी भी जी जी। स्ट्रगल कर रहे होंगे शायद कुछ लोग बच्चे तो। बट वही मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे चेंजेस लाए फिर आपने, जब आपको लगा कि नहीं यार अब तो बहुत हो गया, तो क्या ऐसे चेंजेस लाए आपने तैयारी में अपनी। आप क्या है ना कि कुछ चीज़ों को जब पढ़ते हैं ना, जब आप समझते हैं, तो वो जब लास्ट तक पहुंचते हैं तब लगता है कि अरे नहीं, इसको तो मैं और अच्छी तरीके से कर सकता था। तो हम्म। हमेशा शॉर्ट मेथड कोई काम में नहीं आता, लेकिन स्मार्ट वर्क हमेशा काम में आता है। आपको वर्क शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन स्मार्ट करना, हार्ड वर्क नहीं करना है। जैसे कि बोलते हैं ना कि ना, आपको पसीना आप अपने शांति में बहाओगे, उतना ही कम आपको लहू आपके बार में बहाना पड़ेगा। तो ऐसा एक कोट है। तो जितना भी आप हार्ड वर्क कर सकते हैं अभी, आपके लिए अच्छा है। बस आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी चीज नहीं है, सब करते हैं। बस बड़ी चीज ये हो जाती है कि लोग ज्यादा हैं, और उन लोगों से आपको अपने आप को एक यूनिक बनाना भी है, कि आप उन लोगों को कैसे पीछे करते हैं, आप उन लोगों से कैसे आगे निकलता है। तो आप सब लोग तैयारी में लगे, सब सेम वर्क करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा मजीद जी, जो एग्जाम होता है वो 3 घंटे के लिए सबके लिए समान होता है। और जो 1 to 100 रैंक्स आती है ना, वो लगभग टॉपर्स जो होते हैं ना, वो लगभग सेम ही लेवल के रहते हैं। कोई उनमें ज्यादा स्टडी में डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आप वो 3 घंटे में कैसे परफॉर्म कर पा रहे हैं अपने आप को, बहुत मैटर करता है। तो आपको हम्म। पूरी साल किस तरह से आपके पास लाइफ में जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, कि आपकी फैमिली से कोई चैलेंज आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो, आप किस तरह से अपने आप को स्टेबल रख पा रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपने किस तरह से एग्जाम के लिए आपने एक चार्ट पेपर किया है कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ करनी है। आप सीधा सिंपल सी बात है, जब भी कोई एग्जाम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको उसको चार्ट बना लेना चाहिए। आपको उसके मेन मेन पॉइंट्स देखने चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर में देखना चाहिए कि कैसे क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, एनालाइज आप करोगे, सिंपल सी अप्रोच आप रखोगे पॉजिटिव वे में, आप डेफिनेटली सक्सेस होगे। आप डेफिनेटली उस चीज़ में से कहीं ना कहीं उस चीज़ को पकड़ लोगे। लेकिन अगर आप हम्म। तैयारी इस तरीके से करो कि मैं हार्ड वर्क तो बहुत कर रहा हूँ, मैं 12-12 15-15 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीजन ये है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, आप उन चीजों को अच्छे से ऑर्डर पे नहीं रख रहे हैं। मेहनत सब करते हैं, गधा भी एक मेहनत करता है। लेकिन हम्म। आप स्मार्ट वे में उस तरीके से उसको करोगे, समझोगे, तो डेफिनेटली आप उस चीज को पा सकते हो। तो मेरे लिए वही रहा कि मैंने उन चीजों को समझा, लेकिन 1-2 फेल्यूर के बाद समझा, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने ये गलती की तो मैं वो दोहराऊंगा नहीं। और मुझे अपने आप हम्म। को मोटिवेट रखना ही रखना है। आप मोटिवेट रखने के लिए अपने आप को जो भी चीज़ें आप वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेडिटेशन करता था कॉलेज के हिसाब से। जब मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा कॉलेज की, मैं सेकेंड ईयर का शेयर करना चाहता हूँ।
कि सेकेंड ईयर के बाद से जनरली क्या अलग हॉस्टल्स में होते हैं, तो लगभग आप ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं कि जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो मेरे लिए वो हम्म, चीज़ नहीं आ पाई, लेकिन मैं लोगों को देखा था कि लोग चल रहे हैं, कि लोगों इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, और बाकी टाइम उनका जा रहा है बाकी और चीज़ों में, वो फोकस नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम्म, अगर मुझे ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा तो मुझे कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों में पढ़ सकता हूँ। तो मुझे अपना एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और आप ही रिस्पॉन्सिबल है उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने एक मैं थैंकफुली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक जो भोपाल एनआईटी है, तो उसमें एक सोसाइटी इंस्पायर, जो कि इस्कॉन से रिलेटेड है, और वहाँ पर एक हॉस्टल टाइप के सब बॉयज हॉस्टल्स होते हैं बेस, जो भक्ति विज्ञान अकेडमी फॉर कल्चर एजुकेशन होते हैं। तो सेकेंड ईयर में मुझे किसी से रिलेशन में जाके, मतलब मुझे फ्रेंड के जरिए उसके बारे में पता पड़ा। वहाँ पर काफ़ी लोग, मेरे सीनियर स्कॉलर्स, मेंटेनर, काफ़ी लोग रहते हैं जो स्टडी करते हैं, और लगभग सभी लोग, मतलब मैंने देखा है वहाँ पर, आप कह ही नहीं सकते कि सब कोई कहाँ पे कहीं यहाँ पर कोई पेन है या कोई किसी को सफर करना पड़ रहा है। सब अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। हमारे पास एक्सक्यूज बहुत होते हैं कि मैं इस वजह से नहीं पढ़ पाया, इस वजह से नहीं कर पाया, इस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मुझे लगा कि यार एक्चुअल में हमारे पास 24 आवर्स बहुत इनफ है, अगर हम मैनेज करना चाहें। तो मैंने वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सीखा, अपने आप को कंसंट्रेट करना सीखा। मैंने वहाँ पर मेडिसिन स्टार्ट किया, मेडिसिन किया, और अपने आप को कंट्रोल भी कराया, क्योंकि मुझे वो ड्यूरिंग द ईयर, जो 1 और 2 साल है ना, वो मेरी अकेले की उपलब्धता नहीं है, वो मेरा अकेले का अचीवमेंट नहीं है। अगर मैं ये कह रहा हूँ तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी होगी, क्योंकि उसमें वो उन सभी का पार्टिसिपेशन है, मेरे फैमिली का, मेरे जहाँ बेस रहने का, मेरे रिलेटिव्स का, सबका रहा है वहाँ पर। कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे उस सिचुएशन के लिए तैयार किए हैं जो मुझे झेलनी है। तो वो हम्म, बहुत योगदान रहा मेरे अंदर, और मैं अपने पूरे साल को अपने आप को एकदम मैं कंसंट्रेट, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कैसे करता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं उसके लिए मैं वहाँ एडवांटेज ले पाया, और फाइनली मर्सी ऑफ लॉर्ड दैट आई गेट। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि सर आपने मतलब आप अपने, जैसे हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं तो नशे में फंस जाते हैं, फिर दोस्त मिल जाते हैं, फिर लेट सोना, तो ये सारी चीजों से कैसे बचे? तो आपने वो चीज पहले से कवर कर दी कि हाँ मतलब मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में चला गया था और स्टार्टिंग हाँ। से स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो गए, तो चलो आप इन चीजों से बच पाए। बट हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी थी, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में मतलब जितना खूब नशा कर सकते हैं उतना किया। मतलब सारे, एंड आई, मैं इसी से रिलेट कर सकता हूँ कि जो बच्चा 4 साल ये सारी प्रैक्टिसेस करता है ना, आपने फिर आपके पास इतनी कंसंट्रेशन थी, फिर इसलिए आपने 2 साल में खत्म कर दिया। हमने जो 4 साल में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी होती है ना, कंसंट्रेशन तो खत्म हो गया होता है हमारा। हम्म, मतलब हम लोग रात के 12 1 बजे 2 बजे सोते हैं, कई बार ऐसा तो सोते ही नहीं है, अगले दिन सुबह हम्म, सोते हैं चाय पी के। तो बिल्कुल। मतलब ऐसे भी सीन हो जाता है कि अगले दिन सुबह सोते हैं चाय हाँ, पी के, भैया आप सो जाते हैं, क्लास कल हाँ, करेंगे, अगले दिन क्लास करेंगे। हाँ। तो उसके बाद 5 साल की ऐसी प्रैक्टिस के बाद खुद को वापस रिवाइव करना मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो 1 साल तो रिवाइव करने में लग जाएगा आपका, हम्म। अगर आप ऐसी चीज में हो तो। अमरजीत जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मतलब कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि डिफिकल्टीज होती है जब आप 4 साल में ऐसे एक्टिविटीज में लग जाते हैं, तो वो चीजों को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी भी जागे, बोलते हैं ना, जब जागो सब सवेरा। आप कभी भी अगर आप चाहो ना, जब उसके बाद भी, तो अपने आप को आप उस चीज में ढाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, जैसे लोग सोचते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं या आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप एकदम से संत हो गए हैं या आप सेंट हो गए हैं, यानी आपके पास मटेरियली कोई आपको कोई मतलब कि आपको कुछ, आपको बोले मोह माया नहीं रही है। मोह ऐसा नहीं माया होता त्याग है, दी आप सब है। इंडिविजुअल। हाँ, ऐसा नहीं होता है, आपको सब रहता है, सब एक्टिविटीज में अलर्ट रहते हैं, और आप अच्छे से कर पाते हैं। मुझे लगता है कि सक्सेस को जितना बड़ा सक्सेस चाहिए आपको, उतना आपको रीजन भी चाहिए। कुछ लोग करते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, कुछ करते हैं कि मेरी शादी अच्छी हो जाएगी तो सक्सेस चाहिए मुझे, कुछ चाहते हैं कि अगर मुझे पास पैसे होंगे तो मैं गाड़ी ले सकता हूँ, ये रखता हूँ, अपना फैमिली में एक स्टेटस बना सकता हूँ। आपके पास जितना बड़ा रीजन होगा उतना ही बड़ा आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको रीजन फाइंड करना होता है। तो सक्सेस आपको उतनी ही बड़ी मिलेगी। और इन एक्टिविटीज में आपको इंडल्ज नहीं होना है, और अपने आप को हमेशा फोकस रखना है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप डाइवर्ट हो गए हैं अपने पाथ से, है ना। सेंट बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उन चीजों की एक्टिविटी में पढ़कर आप अपने लिए एक धोखा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को कुछ आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सर लाइक हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कुछ आपके बचपन में भी कुछ स्ट्रगल्स रहे जो मतलब लाइक
जिनमें से आप गुजरे, तो आप थोड़ा उन चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, लाइक क्योंकि स्कूल टाइम पे भी बहुत सारे बच्चों के साथ अलग अलग टाइप के मेंटल स्ट्रगल्स रहते हैं, पेरेंट के से तरफ से भी कुछ स्ट्रगल्स रहते हैं, तो अगर आप थोड़ा डिस्कस करेंगे तो मैं भी उन बच्चों के लिए भी थोड़ा अच्छा होगा, जान मतलब इंस्पायरिंग होगा कुछ। जी अमरजीत जी, तो जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा कि बचपन में क्या स्ट्रगल थे आपके, तो सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स रहते हैं, लाइफ में बचपन में भी रहते हैं थोड़े बहुत। तो मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स ये था कि जैसे कि बताया था, मैंने मेंशन किया था कि जैसे कि आप एकेडमिक काफ़ी अच्छा है आपका, स्कूल लेवल पे आप अच्छा कर रहे हैं और काफ़ी आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है आपकी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी होती है, जैसे कि लोगों को इस बारे में नहीं पता होता है, तो मैं उस चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे साथ में क्या था कि I was the like I am the man physically challenged from since from birth। तो वो चीजें आपको थोड़ा सा हटके अलग बना देती हैं, क्योंकि आप नहीं जानते उसके साथ कॉप अप कैसे करना है, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज होती नहीं है। जनरली क्या होता है कि हम सब लोग एक सब भीड़ में रहना पसंद करते हैं, चाहते नहीं कि उनको कोई अलग देखे। लेकिन जब आपके साथ ऐसी डिफिकल्ट होती है, आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई नहीं, लेकिन आपका लोग आपको देखकर किस तरह से अपने माइंडसेट रख रहे हैं, किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरे साथ में क्या था कि जब मैं स्कूल में था या स्कूल के आगे भी गया, तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं स्ट्राइक करती थी आप पर कि आप थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से। आप में ये आपको लोग इस चीज को लेके जज करेंगे या इस चीज को देखेंगे, तो ये मेंटल प्रेशर आप काफी हावी रहता है आपके ऊपर, क्योंकि आप चाहते हैं इस चीज को छिपाना कि नहीं, मैं तो इसको चीज को छिपाऊंगा क्योंकि क्योंकि लोग अगर देखेंगे तो कमेंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जनरली बहुत से इंडिया में ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप होते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आप हैं और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा। और इस चीज से आपको कोप अप कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको बहुत ही मेंटली प्रेशर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा स्ट्राइक था मेरे लिए, क्योंकि उन चीजों को लेकर सोचना और लोगों की परवाह करना। लेकिन जब आपके साथ, जैसे कि मैंने बताया, छोटा बच्चा होता है, तो जैसे ही मेरे साथ में था कि अगर आपकी फैमिली आपके साथ में है तो आपको इन चीज़ों के लिए सोचना ही नहीं है। तो मैंने कभी अपने आप को लोगों से कम नहीं आंका, हमेशा हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। मतलब वो चीज़ जो पॉसिबल नहीं नॉर्मल लोगों के लिए भी, वो भी करना चाहा। ऐसे कोई स्पोर्ट्स नहीं जो मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैंने सब कुछ ट्राई किया। और मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट है मेरे लिए, कि उन्होंने कभी नहीं समझा कि मैं दूसरों से अलग हूँ, या कोई मुझे ये बताने वाला नहीं था कि आप कि ये नहीं कर सकते। आपकी लिमिटेशन आपको बताने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आप जब अपने आप को खुद जज करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो आपकी लिमिटेशंस कुछ नहीं होती है। ये सब केवल एक धोखा होता है कि जो आपने मन में बना के रखा होता है। तो मैं आपके जो आने वाले दर्शक हैं, अगर उनमें से कोई ऐसी डिफिकल्टीज होती है, तो उनको इस मेंटल प्रेशर से बचना चाहिए और अपने आप को दूसरों से अलग नहीं समझना चाहिए। आपको चाहिए कि आप डिफरेंट होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंट लोग ही होते हैं जो आगे जाते हैं, क्योंकि भीड़ में सब रहते हैं। तो आपको यूनिक बनना है, तो आपको चीजें कम नहीं मानना है, आपको और ऊपर ही मानना है उनसे। तो उस चीज में आपको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो मेरी फैमिली में काफी अच्छा बैकअप था मेरे लिए। और इस साथ एक पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ अमरजीत जी। कहीं ना कहीं लोग ये भी लगता है कि जैसे कि आप, क्योंकि एक सिस्टम बना के रखा है ना कि चलो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कहीं इसका एडवांटेज मिला होगा, तो कहीं ना कहीं इसको पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मानसिकता बन जाती है। इस चीज के चक्कर में भी लोग ताकि इस चीज को बताएं या रिवील ना करे, इस चीज को इसको डिस्क्लोज ना करे, तो लोग तो आप बोलेंगे, लोगों को तो बोलना काम ही बोलना है। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, टू गिविंग द स्टिक टू अ ब्लाइंड पर्सन इज नॉट अ हेल्प। You are giving the stick to a blind person, it's make him independent। तो आप किसी को कुछ एडवांटेज दे रहे हैं, तो उसको आप इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो इसमें कोई भी क्राइम नहीं है, ना ही कोई डिफरेंट वाली बात है। बहुत ही नॉर्मल चीज है ये। और ऐसे लोगों को सोचने के लिए सोचते हैं ना, वो अपनी वीकनेस नहीं, हमारी स्ट्रांगनेस का हमारी स्ट्रेंथ बन जाती है। तो मेरे साथ में क्या था कि जो हमको बोलते थे या हमको सोचते थे ऐसा लोगों के लिए, तो मेरे लिए स्ट्रेंथ है कि नहीं नहीं यार, इनको तो बताना है, इनको समझाना है, या इनको तो एक एग्जाम्पल सेट करना है। तो एग्जाम्पल सेट करने में लग जाते, तो आप और सोच जाते हो। तो बिसाइड्स आप कि आप इंस्पाइट ऑफ दैट कि आपने इन चीजों से सोचने की बजाय आप उनमें फोकस होने लगते हो कि नहीं, आपको ये मत सोचना कि आप क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो आपको वो सोचना है कि आप क्या कर सकते हो अपने लिए, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। तो मेरे साथ में क्या था कि मैं उन चीजों को सोच इनको निगलेक्ट करके और
प्रैक्टिस में लग जाता था और स्ट्रेंथ बना रहा था अपनी कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जो तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग, अगर आप यही सोचते रहोगे तो क्या कहेंगे लोग, तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो वो मेरे लिए हम्म। काफी अच्छा रहा और मैंने एकेडमिक्स में काफी अचीवमेंट भी किया। मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा जैसे कि 12th एग्जामिनेशन में आई वाज इन फर्स्ट इन कॉलेज, फर्स्ट इन स्कूल, और आई वाज रिवॉर्डेड बाय द सीएम ऑफ एमपी गवर्नमेंट। सो ये हमारे एक एग्जाम्पल सेट करने के तरीके थे कि मुझे इनको बताना है कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं आता है। क्योंकि लोगों का मुंह जब बंद होगा जब आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। आप बातों से अपने काम से इनको प्रूव कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली। आपको इन चीजों के चीज से बचना चाहिए। तो यही मेरे लिए चैलेंज था लाइफ में, और मैंने उसको स्ट्रेंथ बनाया। एग्जैक्टली सर, मैं मुझे लगता है कि इस चीज में आपके पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बिकॉज वो एकदम एक सपोर्टिव हैंड रहे हैं आपके लिए। बिकॉज मैं बिल्कुल चाहूंगा कि आप बिल्कुल। प्लीज ऑडियंस के साथ वो क्रिकेट वाला एक जो आपने इंसिडेंट मुझे बताया था वो शेयर करें, बिकॉज मुझे लगता है कि वो इंसिडेंट जो है वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि कितना ज्यादा सपोर्टिव होना चाहिए हमें अपने बच्चों के लिए, और कितना जरूरी है जब हमारा बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स कुछ कर रहा है तब हम उसके पास खड़े हों। तो प्लीज अगर वो इंसिडेंट शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वो इंसिडेंट था कि जब मैं क्लास 6 में था और मैं स्कूल में था, एक कॉन्वेंट स्कूल था। और मेरे फादर जो थे ना, मतलब मेरी फैमिली तो पूरा सपोर्टेड है, लेकिन मेरे फादर काफ़ी मेरे से अटैच्ड हैं। तो वो मेरे लिए मतलब कभी भी उन्होंने कम नहीं आका, मुझे मेरे साथ खेलते थे, मेरे साथ खिलाने जाते भी थे। तो एक दिन क्रिकेट मैच स्टार्ट होना था, एक एक छोटा सा मैच होना था क्लास 7th और 8th के बीच में, मेरे स्कूल के। और सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैं क्लास 6 में था तो मुझे नहीं खिलाया इंक्लूड। तो मैं गया रोते रोते, मेरे पापा की शॉप थी, मैं गया तो मैंने कहा डैडी मुझे ज्वाइन करना है, और वो मुझे ले नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल से। तो वो गए और उन्होंने बात की, तो एज अ 12th प्लेयर मुझे सिलेक्शन ले लिया गया। अब एज अ हम्म। 12th मुझे पता नहीं था कि उसको 12th प्लेयर के तो शायद मुझसे से बैटिंग मिलती है, अगर कोई इंजर्ड हो तब मिलती है। तो एक हम्म। छोटा सा ही मैच था। तो वो मुझे मॉर्निंग में साइकिल पे बिठाकर पीछे और मुझे ग्राउंड तक ले जाते, और बाकी लोग खेल रहे होते हैं। तो मैं अपना बैट आना भूल जाता हूँ। तो मेरा छोटा सा बैट था, और वहाँ के जो क्लास 7th 8th के लोग हैं तो ऑब्वियसली मेरे से बड़े होंगे, और हाइट में भी बड़े होंगे, तो उनके पास दो बैट थे जो मैं थोड़ा भारी टाइप के होते थे। तो मैं देख रहा था। तो जैसे मेरे फादर कुछ 6th और 6th मेरे जो टीम थी विकेट्स हो गए थे। तो मुझे मौका मेरे फादर ने दिलाया कि नहीं नहीं, इसको बैटिंग दो ना, ये क्या 12th प्लेयर में काम रहेगा, अच्छा करेगा ये। तो मैं क्या, अब मैं उस बैट को पकड़ रहा हूँ लेकिन मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, क्योंकि बैट तो बहुत भारी भी है। और मैं कह रहा हूँ अपने आप से कि यार ये मैं तो गलती कर दी, अब तो मुझे जीत नहीं करनी चाहिए थी यार, ये तो मैं तो अपने पैर भी खिलाड़ी मार ली है। तो हम्म। मैं जैसे ही बॉल फेस करता हूँ तो मेरी फर्स्ट बॉल मेरे यहाँ आके लगती है, और मेरा बैट छूट जाता है और मैं गिर जाता हूँ। हम्म। और क्योंकि वो उस टाइम पे वो क्योंकि बड़े लोग का मैच था, तो बॉल भी काफी स्ट्रांग होती थी, और वो एकदम स्पीड में आती थी। तो बाकी लोग उठाने आ गए मुझे, मेरे टीचर्स थे, एक पालसर थे, वो मेरे पास आए और एकदम बताए कह रहे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम कहाँ से आ गए हो गए। नहीं नहीं, अब बैठो बैठो बैठो। और सब लोग मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, कुछ चोट लग गई, अब नहीं खेलोगे तुम। और मेरे फादर का रिएक्शन था कि अरे कुछ नहीं हुआ है, अरे कुछ नहीं हुआ है, बस तुम थोड़ा सा स्ट्राइक करना भूल गए, तो अच्छा खेल रहे थे तुम, बस थोड़ा सा स्ट्राइक करना भूल हम्म। गए। मैं थोड़ा सा हैरान था कि ये कैसा रिएक्शन है, कि सब लोग बोल रहे हैं कि लग गई, मुझे खुद लगी, मुझे पता है कि मुझे लग गई है और मेरे हाथ से बैट छूट के मैं गिर गया हूँ। तो मेरे फादर तो पहले लकी, जब लग जाती है तो आपके सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं आपको उठाने के लिए, लेकिन नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ है, अरे खेल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बड़ा हम्म। स्ट्राइक था। तो कहीं तो मुझे लगा कि यार उनको इतना मेरे बारे बिलीव है, तो कहीं मतलब मुझे लगा कि नहीं सब नॉर्मल है। मैं ही नहीं किया, और मैं अच्छा खेल रहा था। मतलब मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील हुआ कि यार नहीं, मैं बहुत अच्छा खेल रहा था। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने मुझे सेकंड बॉल खिलाई, और सडनली मैंने स्वैप किया, और मैंने फोर्थ बनाया, चौका मारा उसमें। तो बड़ा हैरानी हम्म। का था सर के लिए भी, क्या है छोटा बच्चा मार गया और ये कैसे। और तो मेरे फादर बड़े, हालांकि उसके बाद मैं आउट हो गया, लेकिन हम्म। वो चौका मारना मेरे फादर के लिए बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो मुझे कंधे पर अपने घर ले जाते हैं। तो वो मेरे लिए काफी यादगार पलों में से एक है, क्योंकि आपके फादर आपसे खुश जब होंगे जब आप अपने आपके डर को भगा दोगे, जब आप उन चीजों कर दिखाओगे जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो वो लाइट देखने के लिए उनकी आंखों में बहुत संघर्ष करना पड़ता है आपको। तो वो लाइट बड़ी आसान, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो वो मुझे उनका इंकरेजमेंट बहुत अच्छा रहा कि आपको उस कंडीशन में अगर वो मुझे बोलते कि उठाने आया थे कि नहीं लग गई है, चलो अब नहीं खेलोगे, तो मैं शायद कभी कोशिश नहीं कर पाता। हम्म। और वो मेरे लिए हमेशा डर बन जाता। तो डर आपके अंदर
कभी नहीं आना चाहिए। और डर आपका आ गया तो उस चीज से आप सिचुएशन से आप लड़ने की जगह आपसे कोप करना सीख जाते हो कि नहीं, आपको आप इससे आप एडजस्ट करना है, लाइफ में कभी भी एडजस्ट नहीं करना है, आपको उस डर को मुकाबला भी करना है और आगे भी बढ़ना है। तो वो इंसिडेंट के लिए मेरे फादर को बहुत ही मैं मतलब मानता हूँ उस चीज के लिए। ओके, तो रियली मतलब एक्चुअली एक्चुअली में ये फैक्ट है, बिकॉज लाइक तो और बच्चा जो होता है मतलब उससे तो ठीक है, आप बचपन में स्पून फीडिंग कर दी है, बट जब वो बड़ा हो गया, जब वो इंडिपेंडेंटली चैलेंजेस को फेस करता है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं होती, मेंटल स्ट्रेंथ ही नहीं होती दुनिया को फेस करने के लिए। तो आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का जिसने आपको इतना जी बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना स्ट्रॉन्ग हम्म, बनाया कि आप अपने बड़े बड़े चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर सको, और लाइक आपने करके भी दिखाया है। और डेफिनेटली इतने सारे एग्जाम से फेल होना बंदे का अंत से एक मनोबल टूट जाता है कि नहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत बड़ी चीज है। सर एक लास्ट में आपसे यही बस पूछना चाहूंगा कि लाइक आपका आपकी क्या ऐसी लाइफ की लर्निंग्स रही हैं जो अगर आपको लगे कि हाँ यार, अगर एक मान लो आज मैं आपसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, तो आपको मेरे को वो लर्निंग्स बतानी हो अपनी कि अमरजीत ये याद रखना बस जिंदगी में, तो शायद तुम कभी हार ना मानो, या फिर ये चीजें जो है हमेशा अपने साथ रखना, कुछ ऐसी लर्निंग्स या कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो आप शेयर करना चाहोगे स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल रमेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ में एक्सपीरियंस में आपने कभी गिव अप तो नहीं करना है। एक चीज तो ये आपकी है कि आपको कभी गिव अप नहीं करना है। कैसी भी सिचुएशन आपके सामने आए, आपको गिव अप नहीं करना है। अपने आप पर विश्वास हमेशा जताना है। और जब आपका मनोबल बढ़ता जब ही है जब अपने आप पर आपको कॉन्फिडेंस होगा। तो एक बहुत अच्छी कविता है जो मैं बहुत ही ज्यादा रिमाइंड करता हूँ, एक रॉबर्ट फॉरेस्ट की कविता है, पोएम है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और उसका हिंदी वर्जन में हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको कोट किया है कि गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं। गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं। पर किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। पर किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा ये मुक्त मंत्रण छलना है। अभी कहाँ आराम बदा ये मुक्त मंत्रण छलना है। अभी तो मुझको मीलों दूर चलना है। अभी तो मुझको मीलों दूर चलना है। जब आप अपने आप में ये ठान लेते हैं कि आपको इस चीजों से परेशान नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, तो ये बहुत छोटी प्रॉब्लम होती है। लोग जनरली डिप्रेस हो जाते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर सुसाइड कमिट करने लगते हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो गया क्योंकि वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप अगर आपका फेलियर हैंडल करना सीख गए, आपका डिप्रेशन आपका हैंडल करना सीख गए, आप लाइफ की हर जंग जीत जाओगे आप। क्योंकि आप उस सिचुएशन में हैंडल कैसे कर रहे हो वो आप सीख गए होगे, और वो आपको फेलियर से ही मिलेगी। तो बोलते हैं ना जो स्ट्रगलिंग के मूवमेंट थे ना वो सबसे ब्यूटीफुल मूवमेंट थे। मैं लिखता भी था कि जो मेरे अभी के दिन चल रहे हैं ना स्ट्रगलिंग के, वो बहुत ही ब्यूटीफुल मूवमेंट्स है लाइफ के। क्योंकि इन चीजों को आप बहुत तरीके से एंगल से आप सजा सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है, और यही आपको सिखा कर जाते हैं। और जिनको लाइफ में कहीं ना कहीं आपको तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। और सक्सेस अगर आपको आसानी से मिल जाती है तो उसकी मुझे लगता है कि रिकॉग्निशन की बहुत थोड़ा सा कम हो जाती है। सक्सेस सक्सेस आपको आसानी से नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए और आपको परेशानियों से गूंजने के बाद ही मिलना चाहिए। तो मुझे आपसे बहुत अच्छा था क्योंकि आप उन चीजों को सीखना स्टार्ट करना सीख गए। और दूसरी बात अमरजीत जी ये है कि सक्सेस मिलने के बाद आप स्टार्टिंग सक्सेस तक तो ठीक है, उसके बाद तो भी हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेस पाना आसान है, उसको हैंडल करना उतना ही डिफिकल्ट है। क्योंकि आप सक्सेस ले चुके हैं तो आपके अंदर एक प्राइड तो पहले आ गया कि नहीं अब तो मैंने कर दिखाया है और अब मैं कुछ ना कुछ तो हूँ। जिस दिन आपने लगा कि आपके अंदर आ गया तो आप डाउन चले गए, क्योंकि आपने अपने आप को अहम अपने अंदर लाया है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि मेरे अंदर ये गर्व है और मेरे अंदर ये स्वाभिमान होना चाहिए, आत्मसम्मान होना चाहिए। लेकिन आपको इसके लिए ईगो नहीं होना चाहिए कभी भी, कि आपको उससे घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको उस कंडीशन में डालेगा कि जहाँ आपसे आप उस चीज को फेस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लाइफ की लर्निंग्स मेरे लिए जो एग्जाम का फेल होना, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स का फेल होना, उसके बाद आगे बढ़ना, वो मेरे लिए काफी बड़ा मतलब कि लर्निंग पॉइंट था। और मैं लोगों को सजेस्ट भी करूंगा कि कभी भी कोई फेलियर्स लाइफ में आए तो आप उससे आप उसके साथ मतलब ऐसा नहीं कहिए कि आप कर नहीं सकते या आप के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है ये। आप सीखिए उस चीज को लेकर आप कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए, और आपको आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ोगे लोग आपको सुनेंगे। द पीपल हियर फ्रॉम द पोस्ट नॉट फ्रॉम द सिंपल पर्सन।
अगर आपके पास एग्जैक्टली। पोस्ट होगी तो आप लोगों को बता भी सकते हो। अब अमरजीत जी, ये कहना भी सही रहेगा कि अगर मैं नहीं होता उस, तो आप भी मेरे साथ इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं, राइट राइट राइट, तो वो भगवान का भी अरेंजमेंट रहता है काफी, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं और सब कुछ सब जानते हैं कि कहाँ पर किसी को पहुंचाना है। तो आपको लोग जब भी सुनेंगे जब आप कुछ कुछ करेंगे, और आप लोगों की लाइफ एक्चुअल में बदल सकते हैं, और आप जो कर रहे हैं जी, मैं आपको और फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। रियली मैं आपकी आपकी टोटल मतलब बातों से अगर मैं बोलूं अगर, तो मैंने यही सीखा है कि मतलब आपको स्ट्रगल को ऑब्वियस मानना है कि अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं भर्ती होने जा रहा हूं तो मुझे रनिंग में बेस्ट होगा, और अगर रनिंग में जब बेस्ट हो रहा हूं तो मुझे उसको स्ट्रगल ही नहीं मानना चाहिए, बिकॉज आप 2 साल उस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। वो 2 साल का स्ट्रगल नहीं था, वो तैयारी थी जो जो लास्ट में राइट। हमने जंग जीती, है ना, जो लास्ट में वो जंग थे जीती आपके, तैयारी तो। हाँ, एग्जैक्टली वो फेलियर नहीं एग्जैक्टली। थे, वो आपके स्टेप थे, सीखने के लिए स्टेप थे वो आपके। क्योंकि वो हम्म। अगर नहीं आते तो आप वो बताते ना कि जब आप प्यासे हो, जब आपको एकदम घर पर हैं, पानी आराम से मिल रहा है, फ्रिज में ठंडा पानी ले लिया आपने, तो आपको वाटर की वैल्यू समझ में नहीं आएगी, उस पानी की बोतल की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप जब हम्म। कभी दूर से आएंगे और जब थके हारे आएंगे, और जब आपको पानी भी नहीं मिलेगा, तो आपको कोई सिंपल सा नल का पानी भी पिला देगा ना, तब वो आपके लिए अमृत लगेगा। वैल्यू जब समझ में आती है जब आप चीज को स्ट्रगल करते हैं और उस चीज को पाते हैं, तो लोगों की एग्जैक्टली। वैल्यू भी उसी टाइप से होती है। और लर्निंग कंटिन्यूस रखनी चाहिए, बस सक्सेस के बाद जी बिल्कुल। लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऐसा हाँ नहीं कि आप हाँ कमेंट में आ गए भैया अब तो सब कुछ आ गया, अब तो सीखने की जरूरत नहीं हाँ। है। और लर्निंग में एक कोट्स है, बेसिकली एक मूवी है द शशांक रिडेम्पशन। ये एक हम्म। तो उसमें एक अच्छा सा कोट है कि द होप इज गुड थिंग एंड नो गुड थिंग एवर डाइज। आपको विश्वास नहीं खोना है कभी, क्योंकि अगर जब आपको विश्वास है ना, वो कभी आपका डाउन नहीं हो सकता। आपके आपको अपने ऊपर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, हमेशा अपने ऊपर एग्जैक्टली सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, कि मतलब डीमोटिवेट नहीं होना। एग्जैक्टली सेल्फ लव और सेल्फ डाउट मतलब सेल्फ मोटिवेशन जो होती है वो सबसे बेस्ट रहती है किसी भी और मोटिवेशन से। तो थैंक जी यू सो बिल्कुल। मच सर, आपने इतना टाइम दिया और लाइक इतनी थैंक यू वैल्यूएबल अमरजीत जी। बातें बताई अपने अपनी लाइफ की। थैंक यू सो मच, इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक